पाबजोला चलो, आज बाजार में पाबजोला चलो। एक युवा कवि से, हमारी आकृतियों पर ध्यान न देना और शुरू करना हमेशा अपने ही शब्दों से, जैसे कि तुम पहले ही हो कविता लिखने वाले और अंतिम कवि। अगर तुम हमारी रचनाएं पढ़ो, यूं करना कि वे हमारी हवाओं का विस्तार न हो, बल्कि यातना की पुस्तक में हमारे सुनने की काबिलियत को बेहतर बनाए। किसी से मत पूछना मैं कौन हूं, तुम जानते हो तुम्हारी माता कौन है। जहां तक तुम्हारे पिता की बात है वह तुम बन जाना। सत्य होता है सफेद, उस पर लिखो एक कौवे की स्याही से। सत्य काला होता है, उस पर लिखो किसी मरीचिका की रोशनी से। अगर तुम किसी उकाब से लड़ना चाहते हो तो उकाब के साथ उड़ो। अगर तुम किसी स्त्री से प्रेम करने लगो, उसे नहीं बल्कि तुम्हें बनना चाहिए उस इच्छा का अंत करने वाला। जीवन उससे कम जीवंत है जितना हम सोचते हैं, लेकिन हम बहुत कम सोचते हैं उस बारे में कि कहीं हम अपनी भावनाओं को बीमार न बना लें। अगर तुम एक गुलाब के बारे में देर तक सोचोगे, तुम किसी तूफान में जरा भी हिल न सकोगे। अगर तुम एक गुलाब के बारे में देर तक सोचोगे, तुम किसी तूफान में जरा भी हिल नहीं सकोगे। तुम मेरी तरह हो, लेकिन मेरा पाताल स्पष्ट है और तुम्हारे पास सड़कें हैं जिनके रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वे उतरती हैं और चढ़ती हैं, उतरती हैं, चढ़ती हैं। तुम युवावस्था को कह सकते हो प्रतिभा की परिपक्वता या बुद्धिमानी, निसंदेह यह बुद्धिमत्ता है। ठंडी पद्महीनता की बुद्धिमत्ता। हाथ में धरी 1000 चिड़िया उस चिड़िया की बराबरी नहीं कर सकती जो एक पेड़ पहने होती है। मुश्किल समय में कविता किसी कब्रिस्तान में सुंदर फूलों जैसी होती है। आसान नहीं होता मिसालें ढूंढना, तो अनुगूंज की सरहद के पीछे हो जाओ जो तुम हो और जो नहीं भी हो। भावनाओं की उष्मा की मियाद की एक तारीख होती है, सो अपने दिल के वास्ते उसे भर लो भावनाओं से। उसका पीछा करो जब तक कि तुम अपने रास्ते न पहुंच जाओ। अपने प्रेमी से यह न कहो कि तुम वह हो और वह तुम। उसके उलट बोलो कि हम एक बड़े शरणार्थी बादल के मेहमान हैं। दूसरा रास्ता चुनो, अपनी पूरी ताकत के साथ दूर जाओ। नियम से एक वाक्य में कभी जगह न दो दो सितारों को। कम जरूरी चीज को रखो बेहद जरूरी चीज के साथ, ताकि संपूर्ण बना सको उमड़ते हुए उल्लास को। जब गुस्सा करो तो किसी सांड की तरह, कमजोर हो तो बादाम की कोपल जैसे। जब प्यार करो तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। प्यार का गीत गाओ तो बंद कमरे में। रास्ता लंबा है किसी पुरातन कवि की रात जैसा। मैदान और पहाड़ियाँ, नदियाँ और घाटियाँ। अपने सपने के हिसाब से चलो, तुम्हारा पीछा या तो एक फूल करेगा या फांसी का फंदा। अपने सपने के हिसाब से चलो, तुम्हारा पीछा या तो एक फूल करेगा या फांसी का फंदा। मुझे तुम्हारे उद्यमों को लेकर कोई चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता उन लोगों को लेकर होती है जो अपने बच्चों की कब्रों पर नाचते हैं। और गायकों की नाभियों में लगे छिपे कैमरे से जब तुम खुद को मुझसे और दूसरों से अलग कर लेते हो, तुम मुझे निराश नहीं करते। तुम्हारे भीतर जो भी मुझसा नहीं वह अधिक सुंदर होता है। आज के बाद से तुम्हारा इकलौता अभिभावक है उपेक्षित भविष्य। जब तुम दुख में गल रहे हो मोमबत्ती के आंसुओं की मानिंद, सोचो मत। या जब पीछा कर रहे हो अपनी अंतर चेतना की रोशनी का, खुद के लिए सोचो, क्या यही सारा मैं हूं। कविता हमेशा अधूरी होती हैं, तितलियां पूरा करती हैं उसे। प्रेम में कोई सलाह नहीं, यह अनुभव की बात है। कविता में कोई सलाह नहीं, यह प्रतिभा की बात है। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात, सलाम। आज हम लोग कविताओं पर बात कर रहे हैं और कविताएं हमेशा दिल के करीब होती है, और इसलिए क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि
यूं तो झूठ बोला जा सकता है, लेकिन कविताओं में झूठ नहीं बोला जा सकता। मतलब कि वहां पर हम लोग वही बातें कह पाएंगे जो बिल्कुल सच्ची होती है। और आज के समय में सच को बचाए रखने का जो युद्ध है वो हम सभी को लड़ना है। तो एक हमारे हाथ में एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है देना। इसे नवीन सागर जी ने लिखा है। मैं इसे सुनाना चाहूंगा। जिसने मेरा घर जलाया उसे इतना बड़ा घर देना कि उसे बाहर निकलने को चले पर निकल ना पाए। जिसने मुझे मारा उसे सब देना, मृत्यु न देना। जिसने मेरी रोटी छीनी उसे रोटियों के समुंदर में फेंकना और तूफान उठाना। जिससे मैं नहीं मिला उनसे मिलवाना, मुझे इतनी दूर छोड़ आना कि बराबर संसार में आता रहूं। अगली बार इतना प्रेम देना कि कह सकूं प्रेम करता हूं और वह मेरे सामने हो। तो बहुत ही लाजवाब कविता है। मतलब कि अगर कोई हमसे नफरत करता है तो हम उसे प्रेम दे, इसी तरीके से हम लोगों को बदल सकते हैं। मतलब उसी की भाषा में उसको हम लोग नहीं बदल सकते। धन्यवाद इस कविता को। और मैं मुसावनी से हूँ और मैं अभी हरिवंश राय बच्चन जी के कविता सुना रहा हूँ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। शीर्षक है दुनिया का आकार और इसे दुनिया मिखाइल ने लिखा है। अगर चपटी होती दुनिया किसी जादुई कालीन की तरह तो हमारे दुख का कोई आदि होता और कोई अंत। अगर चौकोर होती दुनिया तो किसी कोने में छुप जाते हम जब लुका छुपी खेलती जंग। अगर गोल होती दुनिया तो चरखी झूले पर चक्कर लगाते हमारे ख्वाब और एक बराबर होते हम। धन्यवाद। पहली कविता 2 खंडों में है, अगली पीढ़ी के लिए। ब्रेख्त की कविताएं हैं। मूल जर्मन से अनुवाद किया है मोहन थपलियाल ने। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूं। सीधी सादी बात का मतलब बेवकूफ़ी है और सपाट माथा दर्शाता है उदासीनता। वह जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी उस तक नहीं पहुंची। वह जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी उस तक नहीं पहुंची हैं। कैसा जमाना है कि पेड़ों के बारे में बातचीत भी लगभग जुर्म है। कैसा जमाना है कि पेड़ों के बारे में बातचीत भी लगभग जुर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुकृत्यों के बारे में हमारी चुप्पी भी शामिल है। वह जो चुपचाप सड़क पार कर रहा है, क्या वह अपने खतरे में पड़े हुए दोस्तों की पहुंच से बाहर नहीं है? यह सच है, मैं अभी भी अपनी रोजी कमा रहा हूं, लेकिन विश्वास करो यह महज संयोग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मेरी पेट भराई का औचित्य सिद्ध हो सके। यह इत्तेफाक है कि मुझे बख्श दिया गया है। किस्मत खोटी होगी तो मेरा खात्मा हो जाएगा। वे मुझसे कहते हैं खा पी और मौज कर क्योंकि तेरे पास है, लेकिन मैं कैसे खा पी सकता हूं जबकि जो मैं खा रहा हूं वह भूखे से छीना हुआ है और मेरा पानी का गिलास एक प्यासे मरते आदमी की जरूरत है, और फिर भी मैं खाता और पीता हूं। मैं बुद्धिमान भी होना पसंद करता। पुरानी पोथियां बतलाती हैं कि क्या है बुद्धिमानी। दुनिया के टंटों से खुद को दूर रखना और छोटी सी जिंदगी निडर जीना, अहिंसा का पालन और बुराई के बदले भलाई, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उन्हें भूल जाना, यही बुद्धिमानी है। यही सब मेरे वश का नहीं। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूँ। दूसरा खंड है। मैं अराजकता के दौर में आया शहरों में जब भूख का साम्राज्य था। बगावतों के दौरान मैं लोगों से मिला और मैंने भी उनमें शिरकत की। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। कत्लेआम के बीच मैंने खाना खाया, नींद ली हत्यारों के बीच, प्रेम में रहा निपट लापरवाह और कुदरत को देखा हड़बड़ी में। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था।
मेरे जमाने की सड़कें दलदल तक जाती थीं, भाषा ने मुझे कातिलों के हवाले कर दिया। मैं ज्यादा कर ही क्या सकता था, फिर भी शासक और भी चैन से जमे रहते मेरे बगैर, यही थी मेरी उम्मीद। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो दुनिया से मिला था। ताकत बहुत थोड़ी थी, लक्ष्य था बहुत दूर, वह दिखता था साफ, गो कि मेरे लिए पहुंचना था कठिन। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। तुम जो कि इस बाढ़ से उबरोगे जिसमें कि हम डूब गए, जब हमारी कमजोरियों की बात करो तो उस अंधेरे युग के बारे में भी सोचना जिससे तुम बचे रहे। जूतों से ज्यादा देश बदलते हुए वर्ग संघर्षों के बीच से हम गुजरते रहे चिंतित, जब सिर्फ अन्याय था और कोई प्रतिरोध नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि कम्युनिटी के प्रति घृणा भी थोबड़ा बिगाड़ देती है, अन्याय के खिलाफ गुस्सा भी आवाज को सख्त कर देता है। आह, हम जो भाईचारे की जमीन तैयार करना चाहते थे, खुद नहीं निभा सके भाईचारा। लेकिन तुम जब ऐसे हालात आए कि आदमी आदमी का मददगार हो, हमारे बारे में सोचना तो रियायत के साथ। ये एक कविता थी। शशि भाई याद कर रहे थे कविता की। वे जो शिखर पर बैठे हैं, वे जो शिखर पर बैठे हैं, कहते हैं शांति और युद्ध के सार तत्व अलग अलग हैं, लेकिन उनकी शांति और उनका युद्ध हवा और तूफान की तरह है। युद्ध उपजता है उनकी शांति से, जैसे माँ की कोख से पुत्र माँ की डरावनी शक्ल की याद दिलाता हुआ। उनका युद्ध खत्म कर डालता है जो कुछ उनकी शांति ने रख छोड़ा था। और एक कविता की बहुत चर्चा होती है आजकल, जिस तरह सरकारों का रुख है अपने यहाँ भी, समाधान। 17 जून के विप्लव के बाद लेखक संघ के मंत्री ने स्टालिनाली शहर में पर्चे बांटे कि जनता सरकार का विश्वास खो चुकी है और तभी दोबारा पा सकती है यदि दोगुनी मेहनत करे। ऐसे मौके पर क्या यह आसान नहीं होगा सरकार के हित में कि वह जनता को भंग कर कोई दूसरी चुन ले। और ब्रेक की जो दो छोटी और कविताएं हैं। और मैं हमेशा सोचता था, और मैं हमेशा सोचता था, एकदम सीधे सादे शब्द ही पर्याप्त होने चाहिए। मैं जब कहूं कि चीजों की असलियत क्या है, प्रत्येक का दिल छलनी हो जाना चाहिए कि धंस जाओगे मिट्टी में एक दिन, यदि खुद नहीं खड़े हुए तुम, सचमुच तुम देखना एक दिन। और फिर आखिरी कविता, सब कुछ सारे ध्वंस के बावजूद आने वाले महान समय की रंगीन कहावत। जंगल पनपेंगे फिर भी, किसान पैदा करेंगे फिर भी, मौजूद रहेंगे शहर फिर भी, आदमी लेंगे सांस फिर भी। ये ब्रेख्त की कविता थी। और एक नाजिम हिकमत की कविता पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि अगर कोई गा सके मजाज को, आवारा को आप लोगों में से, तो मेरी उर्दू की जो मैडम हैं, आज उनका यूनिवर्सिटी में था, नहीं तो कह रहे थे कि मैं जरूर आना चाहती हूँ और कि अगर मौका मिले तो आप लोग मजाज का वो आवारा, तो कोई आप, मैंने सोलोमन अगर है कोई भी, अरे तो जैसे तरन्नुम में खाली भी ये कर सकते हैं। हाँ अच्छा। तो नाजिम हिकमत की ये बहुत मशहूर कविता है, तुम्हारे हाथ। कृपा भाई के जमाने में खूब पत्रिकाओं में छपती थी।
जमाना तो अब भी उन्हीं का है। तुम्हारे हाथ पत्थरों की तरह संगीन हैं, जेल में गाए गए गीतों की तरह उदास हैं, बोझ ढोने वाले पशुओं की तरह सख्त हैं। तुम्हारे हाथ भूखे बच्चों के तमतमाए चेहरों की तरह हैं। तुम्हारे हाथ मधुमक्खियों की तरह दक्ष और उद्योगशील हैं, उन स्तनों की तरह भारी हैं जिनमें से दूध छलक रहा होता है, कुदरत की तरह जुझारू हैं। अपनी खुरदुरी खाल के भीतर वो दोस्ती की मुलायमियत छुपाए होते हैं। यह दुनिया बैलों के सींग पर नहीं टिकी हुई है, यह दुनिया तुम्हारे हाथों पर नाच रही होती है। और आह मेरे लोगों, आह मेरे लोगों, वे तुम्हें झूठ की खुराक देते ही रहते हैं। जब तुम भूखमरी में निढाल होते हो, जब तुम्हें रोटी और गोश्त की जरूरत होती है, सफेद मेजपोश से ढकी मेज पर एक बार भी मन भर के खाए बगैर छोड़ देते हो तुम यह दुनिया और इस दुनिया के फलों से लदे वृक्षों को। आह मेरे लोगों, आह मेरे लोगों, खासकर एशियाई लोगों, अफ्रीकी लोगों, पश्चिमी एशिया के लोगों, मेरे अपने देश के लोगों, जो कुल मानव जाति के 70% से भी ज्यादा हैं इस पृथ्वी पर। मेरे अपने देश के लोगों, जो कुल मानव जाति के 70% से भी ज्यादा हैं इस पृथ्वी पर, तुम अनुभवी और कर्मरत हो, घिसे हुए हो अपने हाथों की तरह, अब भी उन्हीं की तरह जिज्ञासु, उत्साही और तरोताजा युवा हो। आह लोगों, आह मेरे लोगों, मेरे यूरोप के लोगों, मेरे अमेरिका के लोगों, तुम चौकस हो, तुम हिम्मती हो, फिर भी अपने हाथों की तरह खोए हुए, फिर भी तुम्हारे हाथों की तरह तुम्हें बेवकूफ बनाया जाता है, फिर भी तुम्हें धोखा दिया जाता है। अगर किसी मनहूस दिन के बाद रात में चांद झूठ बोलता है, अगर अल्फाज झूठ बोलते हैं, अगर आवाजें झूठ बोलती हैं, अगर रंग झूठ बोलते हैं, आह मेरे लोग, मेरे लोगों, अगर एरियल झूठ बोलते हैं, अगर इश्तिहार दीवालों के झूठ बोलते हैं, अगर अखबार झूठ बोलते हैं, अगर छापे खाने झूठ बोलते हैं, अगर सफेद पर्दों पर थिरकते हुए लड़कियों के नंगे पांव झूठ बोलते हैं, अगर प्रार्थनाएं झूठ बोलती हैं, अगर सपने झूठ बोलते हैं, अगर लोरियां झूठ बोलती हैं, अगर शराब घर का संगीत झूठ बोलता है, अगर वे सारे के सारे लोग जो तुम्हारे हाथों की मेहनत का शोषण करते हैं और सब कुछ और हर कोई झूठ बोलता है सिर्फ तुम्हारे हाथों को छोड़कर, ये सब तुम्हारे हाथों को मिट्टी के लोंदे की तरह दब्बू, अंधकार की तरह अंधा और गरेड़िए के कुत्ते की तरह गावदी बनाने के लिए है, इसलिए कि उन्हें बगावत से दूर रखा जा सके, इसलिए कि वे हाथ कहीं मुद्रा हड़पने वालों के राज और उनके अत्याचारों और दमन का खात्मा न कर डाले। जहां हमारा बसेरा है इस अनित्य और अद्भुत दुनिया में सिर्फ चंद दिनों के लिए। मैं राजेश जोशी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है पेड़। माँ कहती है पेड़ रात को सोते हैं तो पेड़ क्या करता है दिन भर, हम्माल हम्माली करता है, मजूर मजूरी, अफसर अफसरी करता है और बाबू बाबूगिरी, और पेड़ पेड़ क्या करता है दिन भर। शुक्रिया। हम अभी शायर को साहिर लुधियानवी को याद करेंगे। याद इसलिए भी कि हम AISF से हैं और वो भी AISF से रह चुके हैं, तो उनकी एक कविता परछाइयाँ जो है तो उससे शुरू करते हैं। बहुत दिनों से यह मशगला सियासत का, बहुत दिनों से है यह मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए। बहुत दिनों से है यह मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए। बहुत दिनों से है खबत हुक्मरानों का, बहुत दिनों से है यह खबत हुक्मरानों का कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाए। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें, चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंगो जदल के जलन से नफ़रत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग न रास आए, जिसे लहू के सिवा कोई रंग न रास आए, हमें हयात के इस पैरहन से नफ़रत है। पूरा खंडहर है फिलिस्तीन, और बहुत पहले फैज़ ने लिखा फिलिस्तीन पर, उसी को, और बहुत सिंपल शब्द में है, बहुत छोटी कविता है। कविता है मत रो बच्चे,
रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली के पीछे दूर परदेश गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला परदेश गया है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, अगर तू रोएगा तो सब अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज और भी तुमको रुलाएंगे। तू मुस्कुराएगा तो शायद सारे एक दिन भेष बदल कर तुमसे खेलने लौट आएंगे। थोड़ी कविताएं हैं छोटी छोटी जो मुझे लगभग याद ही हैं। एक तो सर्वशब्द सक्सेना की है। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को ही तोड़ दो। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को ही तोड़ दो। बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। ये सक्सेना जी कविता है जो याद है मुझे, तो सुना दिया। एक और आज ही वो भी याद है, लेकिन अब देख लेते हैं। न हो कुछ भी, ये वेणुगोपाल की कविता है। वेणुगोपाल की कविता है। न हो कुछ भी, सिर्फ एक सपना हो। न हो कुछ भी, सिर्फ एक सपना हो, तो भी हो सकती है शुरुआत। न हो कुछ भी, सिर्फ एक सपना हो, तो भी हो सकती है शुरुआत। और यह शुरुआती ही तो है कि वहां एक सपना है। बहुत लोग कुंभ नहाने गए थे। और हाँ, मैं झारखंड की एक कवयित्री की कविता सुना रहा हूँ। अभी पूरा देश के लगभग 67 करोड़ लोग कुंभ नहाने गए थे। तो 67 करोड़ कुंभ नहाने गए थे, जैसा कि हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा। तो हाँ, कोई 87 करोड़ बोलता है। तो उसी पर है जनसीता की कविता है। पूजा स्थल की ओर ताकता देश। हमारा देश कहाँ जा रहा है? जिस देश के भीतर देश भूख गरीबी बीमारी से मरता है और देश अपने बचे रहने के लिए किसी पूजा स्थल की ओर ताकता है, तब असल में वह अपनी सभी बीमारी के उस चरम पर होता है जहाँ खुद को सबसे असहाय पाता है। ऐसा असहाय देश अपनी बीमारी का इलाज अगर किसी पूजा स्थल में ढूंढता है, तब उसे अपने ही हाथों मरने से कौन बचा सकता है। ये बहुत रिलेवेंट कविता है आज के समय की, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से धर्म का इंजेक्शन हमारे समाज में बढ़ा है कि हम हर चीज़ का इलाज धर्म में ही खोजते हैं, उस पर भी बहुत आज की डेट की रिलेवेंट कविता है। थैंक यू। शुरू करते हैं। मेरा नाम रमन है, मैं जमशेदपुर का हूँ। अभी एक फैज़ की एक नज़्म गाता हूँ। तो ओके। आज बाजार में पाबजोला चलो, आज बाजार में पाबजोला चलो। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजोला चलो, दस्त अफ़शा चलो, मस्त रक़्सा चलो,
खाक बर सर चलो हूँ बदामा चलो दस्त अफशा चलो मस्त रक़्सा चलो खाक बर सर चलो हूँ बदामा चलो राह तकता है सब शहर जाना चलो आज बाजार में पाबजौला चलो। धन्यवाद। मेरा नाम सुरभि है और इस कविता के शीर्षक है दुआ और इस कविता को लिखे हैं उदय प्रकाश। हुमायूं ने दुआ की थी अकबर बादशाह बने, अकबर ने दुआ की थी जहांगीर बादशाह बने, जहांगीर ने दुआ की थी शाहजहां बादशाह बने। बादशाह हमेशा बादशाह के लिए बादशाह बनने की दुआ करता है। लाल किले का बूढ़ा दरबान बताता है। शुक्रिया। मेरा नाम सुजल है। मैं आपके सामने बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है भेड़िया मुर्गे के पास गया। भेड़िया मुर्गे के पास गया, उसने कहा हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। मुर्गे को यह बात अच्छी लगी, वह भेड़िए के साथ गया। यही वजह है कि मैदान में पंख बिखरे हुए हैं। ओहो! आग तेल के पास गया, आग तेल के पास गई, उसने कहा हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। तेल को यह बात अच्छी लगी, तेल आग के साथ गया। यही वजह है कि आसमान इतना लाल है। साहब किशोरी के पास गए, उन्होंने कहा हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। यही वजह है कि कपड़े इतने तंग हो गए। ओहो! शुक्रिया। मेरा नाम नम्रता है, मेरा नाम नम्रता है और इस कविता का शीर्षक है उदय प्रकाश। हाँ, नाम मरना। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। ये कविता जो अर्पिता चुनी है रखी हैं वो कुमार अंबुज की किताब उपशीर्षक से है और शीर्षक है इस कविता का तुम समझना नहीं चाहते। जो आदमी बच जाता है प्राकृतिक आपदाओं से, मारा जाता है राजनीतिक आपदाओं से। सबसे ताकतवर जैसा कोई आदमी नहीं होता, सबसे चालाकी दिखने लगता है सबसे ताकतवर। जब कोई घोषित करता है कि वह कभी डरता नहीं, कभी घबराता नहीं है, तो परिचय देता है वह सरल मनुष्य नहीं है। रोजमर्रा के अन्याय का कोई समय नहीं, खास अन्याय के लिए लगाई जाती है तारीख, यातना दी जाती है। इस तरह की आदमी खुद याचिका लगाकर कहता है मुझे मृत्यु दंड दो। यह हमारे समय का हासिल है कि जैसे ही देखते हैं कोई दूसरा मनुष्य तो सहज ही करने लगते हैं उस पर अविश्वास। फिर मशीनों से आशा करते हैं कि एक दिन वे मनुष्यों के रास्ते पर नहीं चलेंगी और बचा लेंगी दुनिया। दिल पर लेने की जरूरत नहीं, कई बार लोग अतिरिक्त प्रशंसा कर देते हैं। सबके पास पाप करने के अपने अभिनव तरीके हैं। सत्ताएं सब कुछ सह सकती हैं, सामंजस्य नहीं, प्रतिवाद नहीं, हास्य नहीं, संगीत नहीं, लास्य नहीं। विनम्रता सबसे पुराना अभिनय है, सबसे पुराना आविष्कार। तुम जो लड़खड़ा कर गिर जाते हो बार बार, यह घुटनों का नहीं, नैतिकता का संधिवात है। एक कलाकृति नष्ट करते ही तुम हो गए थे इस संसार में कुछ अकेले। तुम्हारे कंधे पर फहराई जा रही थी जब पताका, तुम खुश थे जैसे मिला है कोई सम्मान, लेकिन अब तुम दिख रहे हो किसी उपनिवेश की तरह।
मूर्खता की चौतरफा रोशनी में जगमग है संसार। तुम यहाँ कही गई बातों पर नहीं करोगे भरोसा। तुम जो समझते हो नजूमियों और मदारियों की भाषा, तुम जो समझना नहीं चाहते कविता की भाषा। कविता दिवस के अवसर पर मैं जर्मन कवि बर्टोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता जिसका शीर्षक है सच हमें जोड़ता है। मैं चाहता हूँ तुम सच को जानो और उसे बोलो। मैदान छोड़ते थके मांदे सम्राटों की तरह नहीं कि आटा कल पहुँच जाएगा, बल्कि लेनिन की तरह कि कल रात तक सब चौपट हो जाएगा। यदि हम कुछ करें नहीं, ठीक जैसे कि यह छोटा गीत, भाइयों यह किसके बारे में है? मैं तुमसे साफ साफ कहूँगा कि जिन मुश्किलात में हम आज फंसे हैं उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इसे दृढ़ता से स्वीकारो और स्थिति का सामना करो जब तक कि। सौरभ साहू है और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, बंगाली लिटरेचर से। तो एक पोएट है कॉमरेड मल्लिका सेनगुप्ता, उनकी एक पोएम है रक्त चिन्ह। रक्त चिन्ह। पुरुष, आमी तो कखनो तुम्हार बिरुद्धे हाथ तुलिनी। प्रथम जेदिन सीमांत चिरे रक्त चिन्ह दिएछो आमार सेदिन व्यथा लेगेछिलो। बोलिनी तोमाके, बोलिनी। रुक्ष माटिते फाटे ना गोलाप, मयूर पैखन तोले ना, तबु चिरदिन बालुचर खुঁড়ে पानीय तुलेছি আমরা। ছেলে কোলে করে জোনাকি দেখিয়েছি, চিনিয়েছি কাল পুরুষ। আমরা তো জানি পৃথিবী রমণী আকাশ আদিম পুরুষ। তবে কেন তুমি আমার দু হাতে শিকল পরিয়ে রেখেছো? হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি? যে মাটিতে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো তার অপমান করো না। पुरुष, अभी तो कखनो तुम्हार विरुद्ध हाथ तुलिनी। ये कॉमरेड मल्लिका सेनगुप्ता की पोएम है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ याद आते हैं, आज बाज़ार में पावे ज्वाला चलो। और एक और है, ये शेषर कविता है एक, ठीक है। नहीं मैं गा नहीं सकता हूँ, अंदर से नवीना हूँ। ये शेषर कविता है, द लास्ट पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सब जानते ही होंगे। उनकी एक पोएम है, कालेज जात्रा ध्वनि सुनते की पाओ, तारी रथ नित्य उधाও। জাগিয়েছে অন্তরিকে হৃদয় স্পন্দন, চক্রপৃষ্ঠ আঁধারের বক্ষ ফাটা তারার ক্রন্দন। ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল জড়ায় ধরিল মোরে, ফেলি তার জাল। তুলে নিল দ্রুত রথে দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে, তোমা হতে বহু দূরে, মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম আজ নবপ্রভাতের শিখর চূড়ায়। রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায় আমার পুরনো নাম, ফিরিবার পথ নাহি, দূর হতে যদি দেখো চাহি, পারিবে না চিনতে আমায় এ বন্ধু বিদায়। কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে, অতীতের তীর হতে যে রাত্রি বহিবে দীর্ঘশ্বাস, ঝরা বকুলের কান্না বথিবে আকাশ, সেইখানে খুঁজে দেখো কিছু মোর পিছে রহিল সে। তোমার প্রাণের প্রাণে বিস্মৃত প্রদেশে, হয়তো দিবে সে জ্যোতি, হয়তো ধরিবে কবু নাম হারা স্বপ্নে মূরতি। তবু সে তো স্বপ্ন নয়, সবচেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয়, সে আমার প্রেম, তারে আমি রাখিয়ে এলেম। অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে, পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে কালের যাত্রায়। এ বন্ধু বিদায়। नमस्कार, मेरा नाम तान्या पारकर है और मैं कदमा में ही रहती हूँ और फिलहाल मैं अभी मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ भोपाल से। तो इस कविता के कवि कौन है? अनामिका जी इनकी कवि हैं और इस कविता का शीर्षक है कूड़ा बीनते बच्चे। उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, उनके पेट में चूहे कूदते हैं और खून में दौड़ती है गिलहरी। बड़े बड़े डग भरते चलते हैं वो तो, उनका ढीला ढाला कुर्ता तन जाता है फूल कर उनके पीछे, जैसे कि हो पाल कश्ती का। बोरियों में टनन टनन गाती हुई रम की बोतलें उनकी झुकी पीठ की रीढ़ से कभी कभी कहती है, कैसी हो, कैसा है मंडी का हाल। बढ़ते बढ़ते चल जाते हैं वो पाताल तक और वहां लग्गी लगाकर बैगन तोड़ा करने वाले बौनों के वास्ते बना देते हैं माचिस के खाली डिब्बों के छोटे छोटे कई घर। खुद तो वे कहीं नहीं रहते, पर उन्हें खूब पता है घर का मतलब। वे देखते हैं कि अक्सर चींटे भी
कूड़े के ठोगों से पेड़ कुचरकर ले जाते हैं अपने बिल में। वे देखते हैं कि अक्सर चींटे भी कूड़े के ठोगों से पेड़ा खुरचकर ले जाते हैं अपने बिल में। ईश्वर अपना चश्मा पोंछता है कागज की पन्नी उनसे ही लेकर। पुतिन का कविता सुनाने जा रहे हैं और इस कविता का शीर्षक है जिज्ञासा। मैंने मिट्टी से पूछा कैसे रहती है मिट्टी मिट्टी के साथ। हम परस्पर को करते हैं सम्मान। मैंने पानी से पूछा कैसे रहता है पानी पानी के साथ। हम परस्पर को करते हैं परिपूर्ण। मैंने घास से पूछा कैसे रहता है घास घास के साथ। हम परस्पर को गूंथ कर करते हैं क्षितिज का निर्माण। मैंने मनुष्य से पूछा कैसे रहता है मनुष्य मनुष्य के साथ। मैंने मनुष्य से पूछा कैसे रहता है मनुष्य मनुष्य के साथ। मैंने मनुष्य से पूछा कैसे रहता है मनुष्य मनुष्य के साथ। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है लानत है। ये फिलिस्तीनी कविता है और इसे लानत है और इसे राशिद हुसैन ने लिखा है। मैं नहीं देता हक अपने वतन के जाबाजों को कि वे रौंदे घास के एक भी टुकड़े को। मैं नहीं देता हक अपनी बहनों को कि वे उठा ले और चलाए बंदूक। मैं नहीं देता हक किसी भी बच्चे को कि वे करे खिलवाड़ और छुए किसी बम के गोले को। मैं छीन सकता हूँ किसी से उसका कोई भी हक, पर गायब हो जाते हैं सारे के सारे उसूल। सब जलती हुई निगाहें थाम लेती हैं बगल से गुजरते हुए जालिमों के घोड़ों की रासें। मैं नहीं चाहता 10 साल का मासूम बच्चा बन जाए शहीद। मैं नहीं चाहता कोई पेड़ छुपा ले बारूद अपने तनों में। मैं नहीं चाहता मेरे बगीचे के पेड़ों की शाखों में झूलते हो फांसी के फंदे। मैं नहीं चाहता मेरे गुलाब की क्यारी इस्तेमाल की जाए फायरिंग स्क्वाड के दरिंदों द्वारा। मैं ना चाहूँ तो, पर मैं चाहकर भी नहीं चाह पाता जब मेरा वतन जल गया हो मेरे दोस्तों के जिस्मों के साथ। जब जल गया हो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त उनके साथ। तब मैं कैसे रोक सकता हूँ अपने गीतों को हथियार बनने से। धन्यवाद। मेरा नाम किरण माछी है। मैं ये जमशेदपुर की रहने वाली हूँ और अभी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन में। ऐसे मैं फिल्में बनाती हूँ। अभी जो मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई है उसको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अभी तक 5 अवार्ड उस फिल्म को मिल चुका है। लेकिन साथ ही साथ दीदी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ कहीं ना कहीं से। तो ये था मेरा परिचय। और कविता का नाम है सभ्यता और संस्कृति और जो इन्होंने लिखा है वो कवि का नाम है भगवत रावत। सभ्य आदमी समूह में मिलकर नहीं गाते, समूह में मिलकर नहीं नाचते, समूह में मिलकर समय नहीं गंवाते। सभ्य आदमी अकेले रहना पसंद करते हैं। सभ्य आदमी समूहों में नहीं पाए जाते। पिछड़े हुए लोग समूहों में मिलकर गाते हैं, समूहों में मिलकर नाचते हैं, समूहों में मिलकर समय बिताते हैं। पिछड़े हुए लोग समूहों में पाए जाते हैं। पिछड़े हुए लोग सभ्य आदमियों के लिए विज्ञापन होते हैं। वे उनके घरों की सजावट के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। जब पिछड़े हुए लोग समूहों में नाचते गाते हैं तो सभ्य आदमी उन्हें देख देख कर तालियां बजाते हैं। पिछड़े हुए लोग पुष्ट पुष्ट संस्कृति के वृक्षों की रखवाली करते हैं। सभ्य लोग संस्कृति के पके हुए फल खाते हैं। सभी जानते हैं सभ्यता सभ्य लोगों से जानी जाती है और सभ्य लोग पिछड़े हुए लोगों से जाने जाते हैं। इस तरह सभ्यता और संस्कृति के हित में दोनों को अलग अलग बनाए रखना देश की व्यवस्था है। सूरज छुपा हुआ है बादल के आगोश में, सूरज छुपा हुआ है बादल के आगोश में,
ए हवाएं आ रे इस बादल को उड़ा दे, ए हवाएं आ रे इस बादल को उड़ा दे, बादलों के कैद से, बादलों के कैद से सूरज को छुड़ा दे, सूरज छुपा हुआ है बादल के आगोश में, ये ठहरा हुआ अंधेरा, ये ठहरा हुआ अंधेरा, ये गहरा हुआ अंधेरा, इस अंधकार में कितने भटकते हैं इंसान, कदम कदम पर जीवन के अटकते हैं इंसान, सूरज छुपा हुआ है बादल के आगोश में, सूरज छुपा हुआ है बादल के आगोश में, ए हवाएं आ रे इस बादल को उड़ा दे, ए हवाएं आ रे इस बादल को उड़ा दे, बादलों के कैद से, बादलों के कैद से सूरज को छुड़ा दे, सूरज छुपा हुआ है बादल के आगोश में। धन्यवाद। और मैंने जो कविता तैयार की थी, मतलब हिंदी और अंग्रेज़ी होती तो तैयार करनी नहीं पड़ती, लेकिन एक संस्कृत की कविता थी। आप लोग नागार्जुन को जानते होंगे, हिंदी के कवि रहे हैं, लेकिन उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की थी और संस्कृत में कई सारी कविताएं लिखी थी। उसी में से एक है लेनिन स्तोत्रम, यानी कि लेनिन के मरने पे लेनिन के ऊपर उन्होंने संस्कृत में एक कविता लिखी थी, और उसमें उन्होंने सब कुछ बताया था कि कैसे मतलब जो है लेनिन का प्रादुर्भाव होता है, और उसके बाद फिर कैसे जो वो ज़माना था जब मार्क्स के विचारों को बाइबल की तरह माना जा रहा था और उसमें एग्जीक्यूट करने का स्कोप नहीं देख रहे थे, और लेनिन कैसे आते हैं, कैसे उसको धरातल पर ले करके आते हैं, और इन सबको मतलब उस कविता में उन्होंने लिखा था। लेकिन ये तैयार नहीं हो पाया क्योंकि स्वराघात पर पकड़ नहीं है अच्छी, तो संस्कृत नहीं हो पाया। लेकिन एक उसका सिर्फ सूत्र पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम्पल के लिए, दिखाने के लिए कि वो कहते हैं जब लेनिन का जिक्र करते करते उनके गुरु पे, मतलब जिनसे प्रभावित वो हुए थे वैचारिक रूप से, उन पर आते हैं, तो वो लिखते हैं कि मुनि नान्तम मुनि श्रेष्ठम काल मार्क्सम नतो स्मयहम यस्य तम प्रथम शिष्य परम सिद्धि मुपागता, यानी कि मैं उस काल मार्क्स को, उन ऋषि यानी कि महादार्शनिक को सलाम करता हूँ जिसके विचारों से प्रभावित होकर के आप उसके पहले शिष्य बने थे, जिन्होंने उसके विचारों को धरातल पर उतारा था। तो ये तो नहीं हो पाया। दूसरी कविता है एक जसिंता किरकिट्टा की कविता है, वो पढ़ता हूँ। कविता का नाम है सेना का रुख किधर है। जहाँ पर आदिवासी है वहाँ पे जल जंगल ज़मीन जो है वो सुरक्षित है, और जहाँ जल जंगल और ज़मीन सुरक्षित है वहाँ पे खनिज संपदाएं भी है, प्राकृतिक संपदाएं भी है, और जहाँ पे प्राकृतिक संपदाएं हैं वहाँ पे पूंजीपतियों की नज़र है, और जहाँ पूंजीपतियों की नज़र है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए और उन्हें के लूट में साथ देने के लिए एक पलटन भी है। उसी पलटन के बारे में ये कविता है। इसमें जसिंता कहती है कि युद्ध का दौर खत्म हो गया, अब सीमा की सेना का रुख किधर है। युद्ध का दौर खत्म हो गया, अब सीमा की सेना का रुख उधर है, मेरा स्कूल कॉलेज गांव घर जंगल पहाड़ जिधर है। कौन साध रहा है अब चिड़ियों की आंख पर निशाना, कौन साध रहा है अब चिड़ियों की आंख पर निशाना। इस समय खतरनाक है सवाल करना, और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना, क्योंकि संगीनों का पहला काम है सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना। खत्म हो रही है उनकी बातें,
खत्म हो रही है उनकी बातें करने और सुनने की परंपरा। अब सेना की दक्षता का मतलब है गांव और जंगल पर गोलियां चलाना और सवाल पूछते विद्यार्थियों पर लाठी बरसाना। यह दूसरे तरीके का युद्ध है, जहां संभव है गांव में बहुतों के भूखे रह जाने का, किसानों के आत्महत्या कर लेने का और शहर में आधे लोगों का बहुत खाते हुए, तोंद बढ़ाए हुए, अपनी देह का भार संभालने में असमर्थ एक दिन नीचे गिर जाने का और अपनी ही देह तले दबकर मर जाने का। किसी युद्ध में बम के फटने से यह शहर धुआं धुआं नहीं है, यह तो विकास करते हुए मंगल ग्रह हो जाने की कहानी है। इस विकास में न बच रहे जंगल पहाड़, न मिल रही सांस लेने को साफ हवा, और लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ साफ पानी है। कोई युद्ध ना हो तब भी सेना तो रहेगी, आखिर वह क्या करेगी? कोई युद्ध ना हो तब भी सेना तो रहेगी, आखिर वह क्या करेगी? वह कैंपों के लिए जंगल खाली कराएगी, जानवरों की सुरक्षा के लिए गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी और शहर में सवाल पूछते गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी। आखिर क्यों सीमा की सेना का रुख उधर है, मेरा स्कूल, कॉलेज, गांव, घर, जंगल, पहाड़ जिधर है। कवि की कविता है जो 52 साल के 51 साल की उम्र में सितंबर 2022 में उनका निधन हो गया। उनका वैसे मूल नाम था सोनम तेनका, लेकिन उनका साहित्यिक नाम था, क्या था? उनका नाम था चेन मेताक। चेन मेताक का अर्थ होता है तिब्बती भाषा में कि चेनतासा जगह है, वहाँ से निकली चिनगारी। चेन मेताक उनका नाम था, पेन नेम था उनका, चेन मेताक। और 1970 में उनका जन्म हुआ था। और इसका अनुवाद किए हैं बालकृष्ण काबरा यतेश, जो नागपुर में रहते हैं। जो कविता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस है, इसलिए मैं सोचा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश के कविता पढ़नी चाहिए, तो इसलिए मैं ये कविता चुना। और हमारे पड़ोसी देश का भी है। यह दुनिया अजीब है, कविता का शीर्षक है यह दुनिया अजीब है। यह एक अजीब दुनिया है। इस दुनिया में हर कोई मुखौटा लगा कर रहता है। एक मुखौटा सफ़ेद है और दूसरा काला। काले मुखौटे वाले वे हैं जो हमेशा घुटनों पर रहते हैं, जो हमेशा घुटनों पर रहते हैं, और सफ़ेद मुखौटे वाले वे जो ऊंची कुर्सियों पर विराजमान हैं। जब सफ़ेद मुखौटे वाले काले मुखौटे वालों के पास से गुजरते हैं तो काले मुखौटे वालों को हाथ जोड़ना पड़ता है, और यदि सफ़ेद मुखौटे वाले असंतोष प्रकट करें तो काले मुखौटे वालों को एक साथ साष्टांग प्रणाम करना होता है। इस रिवाज की ताकतों को देखते हुए कुछ लोगों ने दो मुखौटों का इंतजाम कर लिया है। जब वे काला मुखौटा लगाते हैं तो बड़ी विनम्रता से चलते हैं, और सफ़ेद मुखौटा लगाने पर वे चाबुक घसीटते हुए चलते हैं। जब मैं इस दुनिया में आया बिना किसी मुखौटे के था। जब मैं इस दुनिया में आया बिना किसी मुखौटे के था। जब मैंने इस दुनिया के लोगों को यह दिखाने की कोशिश की कि मेरा चेहरा हाड़ मांस का बना है, तो सबसे पहले वे लोग गुस्सा हुए जो सफ़ेद मुखौटा पहने हुए थे। उन्होंने मुझे धमकाते हुए अपने धनुष बाणों से मुझ पर इस तरह निशाना साधा मानो उन्होंने अपना कोई सच्चा दुश्मन देख लिया हो। फिर काले मुखौटे वालों
ने अपने डर और घबराहट में मुझे परेशान किया, अपने हथौड़ों से मुझे पीटा और मुझ पर पत्थर फेंके, मानो उन्होंने धर्म का नाश करने वाले किसी राक्षस को देख लिया हो। अब यदि तुम्हें इस दुनिया में आना अगर तुम्हें इस दुनिया में आना हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस समूह से हो। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम किस समूह से हो। यदि तुम झूठ और फरेब चुनते हो तो तुम्हें सफ़ेद मुखौटे के साथ आना चाहिए। यदि तुम झूठ और फरेब चुनते हो तो तुम्हें सफ़ेद मुखौटे के साथ आना चाहिए। और यदि तुम उन्हें पसंद करते हो जो आलसी और अकर्मण्य हैं, और यदि तुम्हें उन्हें पसंद करते हो जो आलसी और अकर्मण्य हैं, तो तुम्हें स्वयं को काले मुखौटे में तब्दील करना होगा। तब तुम्हें स्वयं को काले मुखौटे में तब्दील करना होगा, अन्यथा इस दुनिया में मत आना, बजाय इसके अपने नींद का मजा लेना।